नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृषि मिशन पर। दोस्तों आज अपने बात करेंगे करंट अफेयर एग्रीकल्चर का। जो एग्रीकल्चर का करंट अफेयर है वो अप्रैल 2020 का। हम मंथ वाइज करंट अफेयर को कवर करेंगे एग्रीकल्चर के। और जो ये एग्रीकल्चर का करंट अफेयर है, एग्रीकल्चर जो IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है उस एग्ज़ाम के लिए और अन्य जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है। लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच MSP वृद्धि 16 से 66% के बीच है। लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा कितने वर्षों में एक बार संशोधित किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया, 49 जो वस्तुएं हैं जो लघु वन उपज है यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनके MSP में वृद्धि की है और वो वृद्धि कितनी 16 से 66% के बीच में है। तो ये जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसकी जो सेल है वो कितने साल के बाद में इस मूल्य को संशोधित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 वर्ष बाद। आंसर होगा इसका B, 3 वर्ष के बाद। तो दोस्तों इसको डिटेल से हम बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए लघु वन उपज जो MFP है के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। नवीनतम मूल्य निर्धारण से जनजातीय संग्रहणकर्ताओं की आजीविका को जरूरी सहायता मिलने की संभावना है, क्योंकि यह कम से कम 20 राज्यों के गौण जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्रदान करेगा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा, और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है, रेणुका सिंह सरूता। दोस्तों इससे क्या होगा, जो आदिवासी जनजातियां फॉरेस्ट पे अपनी आजीविका के लिए डिपेंड है, जब ये क्या करती है, जातियां संग्रह करती है वनों से जो वन उपज होती है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या होगा, MSP में वृद्धि होने से इनके जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से हाल ही में किसको GI टैग प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा, कोविलपट्टी कदलाई मितई, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी को क्या प्राप्त हुआ है, GI टैग प्राप्त हुआ है। और अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिटेल इसकी। देखिए 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल ब्लैक राइस, जिसको क्या कहते हैं चक हाउ या चाको हाउ, गोरखपुर का टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। मुख्य बिंदुओं की बात करें, चाको हाउ के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त करने के लिए आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। बात करें ब्लैक चावल की, काला जो चावल है उसकी विशेषताएं क्या है, तो इस चावल की किस्म का रंग क्या होता है, गहरा काला होता है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। अन्य चावलों की किस्म जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में इसका वेट भी क्या होता है, अधिक होता है। फिर देखिए एंथोसाइनिन एजेंट के कारण रंग काला होता है। यह चावल मिष्टान दलिया बनाने के लिए उपयुक्त है। यह चीन की पारंपरिक रोटी, नूडल्स और राइस केक व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट काले चावल के बाद में कोविलपट्टी कदलाई मितई। देखिए कदलाई मितई, कोविलपट्टी एक जगह है तमिलनाडु की, और कदलाई मितई एक मूंगफली की क्या है, कैंडी है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। इस कैंडी मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इस कैंडी को क्या, मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से थामी बरानी नदी का पानी उपयोग में लिया जाता है। क्षेत्र के उत्पादों के अनुसार इस
विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को क्या करता है, बढ़ाता है, इस कारण ये फेमस है। थामिरानी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और मुन्नार की खाड़ी में बहती है, तमिलनाडु की एक बारहमासी नदी है। तो दोस्तों कोविलपट्टी की जो कदलाई मित्तई एक कैंडी है उसको जीआई टैग है वो प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक आधारित सब्सिडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन आपके पास 1978, 2005, 2010, 1998। तो इसका राइट आंसर होगा सी 2010। 2010 में क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है उस स्कीम को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम डिटेल से देखेंगे। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी को निर्धारित करने की मंजूरी दी गई। यानी वर्ष 2020-21 के लिए इस सब्सिडी को, जो सब्सिडी देनी है, इसकी मंजूरी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दे दी गई। मुख्य बिंदुओं की बात करें, कैबिनेट ने अमोनियम फास्फेट जैसे जटिल उर्वरक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के उपयोग को भी मंजूरी दी। उर्वरक की सब्सिडी पर खर्च होने वाला व्यय 22,186 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। नाइट्रोजन उर्वरकों को 18.78 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस को 14.88 रुपये प्रति किलोग्राम और पोटास को 10.11 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर को 2.37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाएगा। यानी सरकार सब्सिडी देने के बाद इस रेट से किसानों को ये अवेलेबल है जो फर्टिलाइज़र कराएगी। देखिए, भारत सरकार द्वारा रियायती दरों पर किसानों को पोटेशियम और फास्फोरस उर्वरक उपलब्ध करा रही है। यह सब्सिडी 2010 में शुरू की गई थी। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना है वो 2010 में शुरू हुई थी। बात करें पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी योजना है, न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी स्कीम है, उसके बारे में बात करें तो इस योजना के तहत किसानों को यूरिया को छोड़कर, यूरिया पे सब्सिडी नहीं दी जाती, किसानों को छोड़कर उर्वरक सब्सिडी दरों पर मुहैया कराया जाएगा। यह योजना उर्वरक और रसायन मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से लागू की जा रही है। यानी तब से चल रही है स्कीम। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि सब्सिडी वाले फास्फेट और पोटास आधारित उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके पोषक तत्व के आधार पर प्रदान की जाती है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएम किसान योजना को लॉन्च किया गया था। पीएम किसान योजना को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, फरवरी 2015, फरवरी 2016, फरवरी 2017 और फरवरी 2019। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना लॉन्च की गई थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएम किसान योजना को किस एकमात्र राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है? यानी कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अभी तक इसको लागू नहीं किया है? भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है। तो ऑप्शन आपके पास सामने है, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अभी तक पीएम किसान योजना को लागू नहीं किया अपने स्टेट में। देखते हैं डिटेल से इसको। पीएम किसान योजना 8.89 करोड़ किसानों को 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए। 20 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने 8.89 करोड़ रुपए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के अंतर्गत 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुख्य बिंदुओं की बात करें, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसानों की मदद के लिए ये राशि प्रदान की है। साथ ही भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त दालों का वितरण कर रही है। इस योजना के तहत चावल और गेहूं का वितरण पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बढ़ाकर 7 किलोग्राम कर दिया गया। यानी चावल और गेहूं है वो बढ़ाकर 7 किलोग्राम, पहले कितना था 5 किलोग्राम। इस योजना के तहत राज्यों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 1.07 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण
किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना को पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने लागू कर दिया है। यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी यह स्कीम 100% केंद्र सरकार की है। जो फंड है वो केंद्र सरकार ही इसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस योजना के तहत भारत सरकार हर साल 3 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये स्थानांतरित करती है। सभी भूमिधारक किसान इस योजना के लाभार्थी बनने के पात्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार ने परेशानी मुक्त कृषि परिवहन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने, कृषि रथ, कृषि उड़ान, किसान रेल, पूसा कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि रथ। चलिए देखते हैं डिटेल से। देखिए, 17 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कृषि रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया। बात करें मुख्य बिंदु की, किसान को कृषि उत्पादों की मात्रा को पोस्ट करना होगा इस एप्लीकेशन पे, जिसे वह परिवहन करना चाहता है। पोस्ट करने के बाद उसे लोड के लिए ट्रक और मूल्य बोली की उपलब्धता मिलेगी। एक बार जब किसान पुष्टि करता है तो उसे ट्रांसपोर्टर का विवरण मिल जाएगा, फिर वह सीधे उसके साथ जुड़ सकता है और कीमतों के लिए बातचीत कर सकता है। देखिए, इसमें क्या होगा, अपने जब जैसे ओला और उबेर से हम जो कैब बुक करते हैं, उसी प्रकार किसान क्या करेगा, अपने माल को वो मंडी में यदि ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, व्यापारी को बेचना चाहता है, तो क्या करेगा, किसान अपने डिटेल है वो पोस्ट करेगा, जिससे उसे ट्रक की अवेलेबिलिटी होगी और वहाँ से व्यापारी भी उसको चेक कर सकता है माल को, और वहाँ से उनका व्यापार है वो आपस में हो सकता है। यानी किसान वहाँ बेच सकता है और व्यापारी वहाँ से खरीदेंगे। इस प्रकार ये ऐप जो किसानों के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। फिर देखिए, किसान द्वारा पोस्ट की गई लोड उपलब्धता व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों की दोनों को दिखाई देगी। व्यापारी एप्लीकेशन से कृषि उपज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न किसानों द्वारा पोस्ट किए गए लोड को एकत्रित कर सकते हैं। इसके साथ वह कई किसानों से माल एकत्रित करने के लिए ट्रकों की व्यवस्था आसानी से कर सकता है। वर्तमान में 5.7 लाख ट्रकों को सूचीबद्ध इस एप्लीकेशन पर किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात के जूनागढ़ जिले के किसान वैज्ञानिक श्री वल्लभ भाई वस्तम भाई मारवानिया ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है। इस गाजर को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, मधु गाजर, केसर गाजर, मधुबन गाजर और जूनागढ़ी गाजर। तो इसका राइट आंसर होगा मधुबन गाजर। देखिए, देखते हैं अपने डिटेल से इसको। गुजरात के जूनागढ़ जिले के किसान वैज्ञानिक श्री वल्लभ भाई वस्तम भाई मारवानिया ने बायोफोर्टिफाइड गाजर को विकसित किया है। इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर कहा जाता है। यह बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर गाजर है। मुख्य बिंदुओं की बात करें, बायोफोर्टिफाइड गाजर किस्म से 150 से अधिक स्थानीय किसानों को लाभ मिल रहा है। इस किस्म की उपज 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। इस सीजन में 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में विभिन्न प्रकार की खेती इस गाजर की जा चुकी है। फिर देखिए, गाजर के पोषण की बात करें, बायोफोर्टिफाइड गाजर को चयन विधि यानी सिलेक्शन मेथड से विकसित किया गया है। इसमें 277.75 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए का सोर्स होता है और 276.7 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम आयरन या लोहा है इसमें। फिर बात करें टेस्टिंग की, अमान्यता परीक्षण की, गाजर का जो परीक्षण है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF द्वारा किया गया था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। फिर बात करें इस किसान को वस्तम भाई मारवानिया को कृषि के क्षेत्र में और गाजर के विशिष्ट योगदान के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में इनको पद्मश्री है वो दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कौन सा ऐप विकसित किया है? कृषि रथ, किसान मित्र, किसान सभा और किसान उड़ान। तो इसका राइट आंसर होगा सी, किसान सभा। किसान सभा जो ऐप है वो विकसित किया गया है इसके द्वारा। चलते हैं देखते हैं इसको डिटेल में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा नामक ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया पोर्टल कृषि से संबंधित हर इकाई के लिए एकमात्र पड़ाव होगा और जो किसानों को फसलों की बेहतर कीमत दिलाने मंडी डीलर से बात करना, जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हों, बार बार मंडियों में खाली जाने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए मददगार साबित होगा। किसान सभा ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना है। यह किसानों को सर्वोत्तम संभव कीमतों पर उनकी उपज का समय पर वितरण प्रदान करके मदद करेगा। इसका उद्देश्य बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। यह निकटतम मंडियों की उपज मूल्यों की तुलना करके सस्ती कीमत पर माल वाहक वाहन की बुकिंग करके फसलों का सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 मई, 2 अप्रैल, 2 मार्च, 2 जून। तो राइट आंसर इसका होगा 2 मई। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे है वो मनाया जाता है। ट्यूना एक मछली है। देखते हैं डिटेल इसकी। प्रत्येक वर्ष 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देशों खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली का पालन किया जाता है। इसकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। वर्ल्ड ट्यूना डे के इतिहास की बात करें तो विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2016 दिसंबर के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के लिए घोषित किया गया। यानी सबसे पहले 2017 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार वर्ल्ड ट्यूना डे वो बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने क्या किया? सबसे अधिक रोजगार है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के अंतर्गत उपलब्ध करवाए हैं। देखते हैं डिटेल को। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्य के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का लगभग 24% है। यानी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पूरे देश में जो नौकरियां दी गई है या रोजगार दिया गया उसका अकेला 24% है वो छत्तीसगढ़ में है दिया गया। आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद 18.52 लाख मजदूर लगभग श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ की 9,883 ग्राम पंचायतों मनरेगा के तहत दिन में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में पृथ्वी दिवस अर्थ डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
22 सितंबर, 22 अक्टूबर, 22 अप्रैल और 22 मार्च। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा 22 अप्रैल, सी। देखते हैं डिटेल को। हर साल 22 अप्रैल दुनिया भर में पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस 2020 में मनाया जाएगा। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद से इस साल 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। इस साल 50वां यानी 22 अप्रैल को मनाया जा चुका है 50वां विश्व पृथ्वी दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पृथ्वी दिवस के विषय की बात करें, 2020 का क्या विषय था? क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी दिवस 2020 का जो विषय था क्लाइमेट एक्शन। आयोजकों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर मिलकर कार्रवाई करने के कारण इस मुद्दे को 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने का फैसला लिया गया। पृथ्वी दिवस के इतिहास की बात के बारे में बात करें तो 1970 में लगभग 20 मिलियन अमेरिकियों द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी दिवस है वो मनाया गया था। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर का पार्ट था, अप्रैल माह का करंट अफेयर हमने कवर कर लिया। इस वीडियो में इतना ही है। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगे तो बताएं हमें, कमेंट करें और कैसी वीडियो लगी। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।